बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेपरा रूल का पार्ट 1 पढ़ेंगे और ये हमारा सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन के लिए सेकंड लेक्चर है। पेपरा आपने पढ़ा होगा, पेपरा 2004 पेपरा एब्रीविएशन है और इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि पेपरा स्टैंड फॉर और ये रूल कौन सा है। इन दोनों में से जो हम पढ़ते जाएंगे मैं उस पर ज़रा मेंशन करता जाऊंगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो पेपरा स्टैंड फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। पेपरा ये रूल तो 2004 में बिल पास हुआ था, ऑर्डिनेंस है ये एक्ट है। और इसका स्कोप ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने चीज़ें कैसे परचेज़ करनी है, उस परचेजिंग का जो तरीक़ाकार है वो इसमें डिफ़ाइन है पेपरा रूल्स में, और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और पेपरा की एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है जिसका सेटअप इस्लामाबाद में है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस वगैरह, इसके सब हेड ऑफिस वगैरह सब मेन हेड ऑफिस ही है, इसके सब ऑफिस वगैरह नहीं है। स्टार्ट से SRO 432/1/2004 ये लेटर नंबर है गवर्नमेंट का, जो SRO 432 ब्रैकेट में आई है और /2004 का है ये लेटर नंबर। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 26 of the PEPRA Public Procurement Regulatory Authority Ordinance 2002, the federal government is pleased to make the following rules। यानी कि जो सेक्शन 26 है, जो ऑर्डिनेंस है 2002 का पेपरा का, उसमें ये गवर्नमेंट को पावर, फेडरल गवर्नमेंट को पावर है कि वो अमेंडमेंट करे या रूल्स बना सकती है इस ऑर्डिनेंस को डिफ़ाइन करने के लिए। आपको बताऊं कि ऑर्डिनेंस अलग से है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और उस सिलेबस के सेक्शन 26 की ये बात कर रहा है, और जो पेपरा रूल्स हैं उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं आपको मिलेगा। तो ये ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है जिसमें रेफरेंस दिया गया है। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules may be called the Public Procurement Rules 2004। तो शॉर्ट टाइटल पे भी क्वेश्चन आता होता है, और ये ऊपर वाला लेटर भी आप याद रखना 432 ब्रैकेट में आई है और /2004 है, और ये जो पेपरा का ऑर्डिनेंस है ये 2002 है, और इसका नंबर भी आपने याद करना है 22/2002। शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट की भी डेट याद आपने रखनी है कि शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, पेपरा रूल्स, इसको हम पेपरा रूल्स कहते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004। तो शॉर्ट टाइटल पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका व्हाट इज इट्स शॉर्ट टाइटल। तो 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपने याद रखना है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 इसका हम कह सकते हैं। दे शल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि जो ही ये बिल पास हुआ तो फ़ौरन ये लागू भी हो गया, विदाउट एनी डिले, एट वंस। तो इसकी कोई लागू होने की स्पेसिफिक डेट नहीं थी, एट वंस थी। तो ये भी इसमें आ सकता है, मुख्तलिफ 3-4 आपको डेटें 2004 की दे और एक उसमें से हो एट वंस, तो आपने ये ऑप्शन जो है इट शैल कमेंस एट वंस। जनरल प्रोविजंस, जो इसकी डेफिनेशंस हैं, जो पेपरा रूल में अल्फाज यूज़ हुए हैं, हर एक के कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। अगर कोई डेफिनेशन इन डेफिनेशन में नहीं है और वो लफ्ज़ फिर भी यूज़ हुआ है, तो आपने किसी और रूल को देख लेना, गवर्नमेंट ने किस तरीके से उस टर्म को डिफ़ाइन किया, तो आपने उसी टर्म की डेफिनेशन जो किसी और रूल में दी गई है या किसी और लॉ में दी गई है, तो आपने वही डेफिनेशन देनी है। इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट, कहता है कि इन रूल में जो चीज़ दी गई है, और अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट, कि अगर कोई चीज़ मनसूख नहीं की गई इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, यानी कि इन दीज रूल अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, तो उनके मानी क्या होंगे। यानी कि कोई भी टर्म जो यहाँ पे यूज़ हुई है
वो सेम मीनिंग देगी जो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, तावक्त ये कि उसको मनसूख कर दिया गया हो, यानी कि आपने उनके वही मीनिंग लेने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। बिड, अब आपको बताऊं कि लेट्स सपोज एक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का कोई इदारा है और उसने कोई चीज़ ख़रीदनी है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने चीज़ें ख़रीदनी हो या इंडिविजुअल ने कोई चीज़ ख़रीदनी हो, तो वो क्या करता है, मार्केट का सर्वे करता है, जाके मुख्तलिफ लोगों से रेट्स लेता है कि इस दुकान पे क्या रेट है, इस सप्लायर के पास रेट क्या है, इस सप्लायर के पास क्या रेट है। तो जो सप्लायर, जहाँ पे आपने लेट्स सपोज एक रेफ्रिजरेटर लेना है और आप 2-3 शॉप्स पे जाते हैं और आपको याद नहीं रहेगा कि आपने इन किस से क्या रेट लिया था, तो आप उनको क्या कहते हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड पे अपने रेट दे दे। वो तो एक इनफॉर्मल सा होता है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी होती है गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है उनको फॉलो करना, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। आप इंडिविजुअली जाते हैं घर के लिए कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो आप विजिटिंग कार्ड पे ही उसकी कीमत ले लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर 12 क्यूबिक फीट का ये रेट आपके पास है, डेल का है या पेल का है या जो भी आप जिस कंपनी के डॉलेंस का है व्हाट्सएवर, तो आपने उसका रेट ले लेते हैं उस सप्लायर से। जबकि गवर्नमेंट के किसी इदारे ने कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो वो सप्लायर से जो रेट लेता है और सप्लायर जो रेट कोट करता है एक स्पेसिफिक लेटर हेड पे, पैटर्न पे, तो उसको क्या कहते हैं, बिड। बिड मीन्स ए टेंडर। टेंडर का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ सामने रखना। एन और एन ऑफ़र, यानी कि वो ऑफ़र भी देता है सप्लायर जो है, वो क्या कहता है, टेंडर देता है। टेंडर एक ये भी कहते हैं जो बंद जो होता है एनवेलप, उसमें कोई कोड वगैरह डाल के वो जो बेचता है उसको हम टेंडर भी कहते हैं, और वो एक ऑफ़र भी होती है। तो इनमें से कोई भी आप नाम ले सकते हैं। इन रिस्पांस, किसके रिस्पांस में, टू एन इन्विटेशन, यानी कि वो सप्लायर जो अपनी ऑफ़र या टेंडर करता है अपने हिसाब से, अपनी बात को, अपने रेट को, अपनी जो चीज़ वो बेचना चाहता है, किसके जवाब में एक इनविटेशन उसको मिलती है, किसकी तरफ से, बाई ए पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो जो इनविटेशन है एक बंदा भी दे सकता है। लेट्स सपोज आपने अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप अकेले देंगे। एक कोई कंसल्टेंट है वो कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो वो एक इनविटेशन देगा। अगर कोई एक फर्म है वो ख़रीदना चाहती है तो वो जो इनविटेशन सप्लायर को, जो उसके साथ रजिस्टर्ड हैं या जो जिनके उनके साथ लिंक चल रहे हैं या जिनके साथ उनकी ट्रेडिंग चलती रहती है, उनको वो इनवाइट करती है कि हम ये चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। लेट्स सपोज कोई एक बड़ी मशीनरी है वो ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कितने की देंगे। तो वो एक जो इनविटेशन उनको मिलेगा उसके जवाब में वो उसका रेफरेंस देंगे कि ये आपने इनविटेशन हमें भेजी थी, उसके जवाब में मैं इस चीज़ का, इस फलां मशीनरी का इतना रेट कोट कर रहा हूँ। तो उसको हम क्या कहेंगे, बिड। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसिंग हिज और इट्स विलिंगनेस टू अंडरटेक ए स्पेसिफिक टास्क एट ए प्राइस, यानी कि वो कहता है कि ये जो आपने इनविटेशन भेजी थी, ये चीज़ मैं इतनी प्राइस में आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये उसकी तरफ से ऑफ़र होती है, टेंडर करता है वो एक दावतनामे के जवाब में। आगे होता है जी, ये तो हो गई बिड, जो वो राइटिंग में भेजता है। बिडर कौन होता है, जो वो लिख के भेजने वाला सप्लायर होता है जिससे हमने चीज़ खरीदनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बिडर, जो बिड भेज रहा होता है। बिडर मीन्स ए पर्सन हु सबमिट्स ए बिड, यानी कि जो बिड देने वाला बंदा होता है उसको हम बिडर कहते हैं। आगे जी, कम्पिटिटिव बिडिंग मीन्स ए प्रोसीजर लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम किसी को एक ठेका देते हैं, वेयर बाई ऑल द इंटरेस्टेड पर्सन, फर्म्स, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस मे बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्लूड्स बोथ नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग एंड इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग। ये अब जो क्वेश्चन याद रखने वाला है, कम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो आपके सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला पोर्शन आता है, इस जो स्टेटमेंट है, इसमें नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग एंड इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग, इनमें दोनों शामिल होते हैं। यानी कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तानी सप्लायर या बिडर और फॉरेनर, वो दोनों को मिला के जो हम एक मुकाबला करवाते हैं कि ये चीज़ हमने जी ख़रीदनी है, ये करोड़ों की लेट्स सपोज एक मशीन कोई चीज़ है, या हमने कोई ब्रिज बनवानी है, रोड बनवानी है, तो जो जो सप्लायर ये काम करते हैं, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करें। पाकिस्तान के जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेशन करना चाहता है वो भी जब उसमें हिस्सा लेंगे, तो उसको जब हम सबको दावत देते हैं, फॉरेनर हो या कंट्री का हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव बिडिंग।
ये और कम्पिटिटिव बिडिंग का क्या तरीक़ाकार होता है? ये कम्पिटिटिव बिडिंग ये प्रोसेस है कि हमने कोई चीज़ लेनी है या कोई काम करवाना है, उसके बदले उसके जवाब में हम इनविटेशन जब भेजते हैं तो जो सप्लायर्स होते हैं, कंट्रैक्टर्स होते हैं, वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और वो कहते हैं कि हमें दें, हम इस चीज़ को इतने में कर सकते हैं, इतने में कर सकते हैं। तो जो, और आगे हम प्रोसीजर भी पढ़ेंगे कि 1 बाई 1 स्टेप वाइज कैसे होता है। तो जो वो प्राइस देंगे, तो जिसकी सबसे कम प्राइस होगी और जो हमारा क्राइटेरिया पूरा करते होंगे टेक्निकली, हम उसको जब उसका कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे देते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्पिटिटिव बिडिंग। और कम्पिटिटिव बिडिंग में याद रखने वाली बात क्या है? इसमें नेशनल और इंटरनेशनल बिडर शामिल होते हैं। कंट्रैक्टर मीन्स ए पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक्स टू सप्लाई गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स। पिछली जो टर्म में हमने पढ़ा बिडर, कंट्रैक्टर, सप्लायर, सारी एक ही बात है। कंट्रैक्ट क्या होता है? मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि आपने कंट्रैक्ट लॉ भी पढ़ा होगा, तो उसमें कंट्रैक्ट की डेफिनेशन होती है वो ऐसा वादा, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि कानूनी तौर पर दोनों पार्टीज़ को, जो ऑफ़र देने वाला और ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाला, दोनों पे बाइंडिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रैक्ट। एग्रीमेंट से अगली जो टर्म होती है, अगली जो उसकी स्टेज होती है, वो कंट्रैक्ट होती है। तो जिसमें एक ऑफ़र करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, और ये जो मुआहदा होता है दोनों का, इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रैक्ट। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? कंट्रैक्टर और कंट्रैक्ट। कंट्रैक्टर, सप्लायर या बिडर एक ही बात होती है। कंट्रैक्ट क्या होता है? वो मुआहदा होता है जिसमें एक चीज़ कहता है कि मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मैं देता हूँ। वो ऑफ़र करने वाला कहता है, इनविटेशन देने वाला कहता है ठीक है, हाँ मुझे ये एक्सेप्ट है। तो दोनों पे जो ये कानूनी तौर पे लागू हो जाता है कि वो अपने अपने वादे को पूरा करें, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। आगे जी, करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स द ऑफरिंग, गिविंग, रिसीविंग और soliciting of anything of value to influence the action of a public official or the supplier or contractor in the procurement process or in contract execution to the detriment of the procuring agencies or misrepresentation of the facts in order to influence a procurement process or the execution of a contract. Collusive practices among bidders prior to the offer bid submission designed to establish bid prices at artificial non-competitive levels and to deprive the procuring agencies of the benefits of free and open competitive and any request for or soliciting of anything of। तो इसमें ये बात कहता है कि करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं। अब लेट्स सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई चीज़ खरीदनी है या एक रोड बनवाना है, तो वो रोड बनवाने के लिए जो इनविटेशन दे, उस इनविटेशन में कोई ऐसी बात लिख दे जो ठीक ना हो, जो कानूनी तौर पे जो पेपर रूल्स हैं वो अलाउ ना करते हों, ये भी गलत है। ये फ्रॉडुलेंट और करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। फिर उस इनविटेशन के जवाब में कोई सप्लायर, बिडर, कंट्रैक्टर ऐसी ऑफ़र देता है जो उससे उसका मीनिंग, मकसद नेक नहीं होता, यानी कि वो काम करने के मकसद से नहीं करता, बल्कि वैसे डिप्राइव करने के लिए, किसी चीज़ को डिले करने के लिए, किसी चीज़ को लेट करने के लिए, या उस जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योर कर रही है, चीज़ खरीद रही है, उसको गुमराह करने के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, उसकी ऑफ़र दे देता है। या फिर जो प्रोक्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनको कोई लालच देता है, उनको कोई पैसे वगैरह देता है, उनको कोई कमीशन की ऑफ़र करता है ताकि उसको कोई फेवर मिल सके। तो ये भी करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में आएगा। और वो बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो खरीदने वाली ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उसके अंदर बंदा बैठा हुआ है और वो कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है उस सप्लायर की तरफ से, या किसी को पीछे करके फेवर करता है, या लेट्स सपोज किसी की सबसे लोएस्ट ऑफ़र आई थी उसको साइड पे कर देता है और दूसरे सेकंड वाले को अवॉइड कर देता है। तो ये सारी की सारी कितनी प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिसेस को क्या कहें? करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। आगे जी, एमरजेंसी मीन्स natural calamities, disasters, accidents, war and operational emergency which may give rise to abnormal situation requiring prompt and immediate action to limit or avoid damage to person, property or the environment। तो ऐसा काम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एमरजेंसी तौर पे करना पड़े, एमरजेंसी हालत में करना पड़े, कोई सैलाब आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, तो ये बिडिंग प्रोसेस में हम नहीं जा सकते।
उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ौरन से चीज़ें खरीदना पड़ती हैं। गवर्नमेंट को कई सारे सोर्सेज फ़ौरन से जाके मार्केट से लेने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो हालात ऐसे हों कि अगर वो चीज़ आप प्रोसेस में चले जाएं, यानी कि अगर सिलाब आ रहा है और आपको कोई चीज़, गवर्नमेंट की मशीनरी को कोई चीज़ चाहिए और वो बिडिंग के प्रोसेस में चले जाए, तो इतने तक तो कितने ही गाँव, कितने सारे शहर तहस नहस हो जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस को ओवरलैप कर दिया जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और ऐसी हालात कि ये जब जो सारे रूल्स हैं इनको हमारे लिए फॉलो करना मुमकिन ना हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, एमरजेंसी। उसमें उसने मुख्तलिफ दिए हुए हैं और यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि एमरजेंसी मीन्स क्या है। इसमें कैलेमिटी भी आती है, डिज़ास्टर भी आता है, एक्सीडेंट भी आता है, वार भी आता है एंड ऑपरेशनल एमरजेंसी भी आती है। ये आपने 3-4 सारी जो टर्म्स हैं ये याद रखनी है। इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एमरजेंसी मीन्स कैलेमिटी, डिज़ास्टर, एक्सीडेंट, वार, इनमें से कोई भी नहीं या इनमें से दो, तो कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। आगे आता है लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड, यानी कि जितनी भी सप्लायर थे, इंटरेस्टेड थे कि आपने रोड बनवाना है गवर्नमेंट ने और हम ये काम करना चाहते हैं, उसमें 5 थे, 10 थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी बिड भेजी, उन्होंने अपनी ऑफ़र दी। तो फिर क्या हुआ कि जब वो एक टाइम आया, स्पेसिफिक जो टाइम होता है ओपनिंग के लिए, जब उन्होंने ओपन की तो उसमें सबसे जो लोएस्ट ऑफ़र होगी, उस लोएस्ट बिड होगी, उसको क्या कहेंगे, लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड, यानी कि जो टेक्निकली भी आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है और उसकी प्राइस भी सबसे कम है, उसको हम क्या कहेंगे, लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड। पढ़ते हैं इसका ज़रा। ए बिड मोस्ट क्लोजली कंफर्मिंग टू इवेल्युएशन क्राइटेरिया एंड अदर कंडीशन स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड हैविंग लोएस्ट इवेल्युएटेड कास्ट। वही है जो मैंने आपको बताया। तो इसकी भी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड क्या होती है। आगे आता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस मीन्स द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002। तो ये पेपरा का जो है ऑर्डिनेंस 2002 के ज़रिए पेपरा बना था। आगे आता है जी रिपीट ऑर्डर्स, मीन प्रोक्योरमेंट ऑफ द सेम कमोडिटी फ्रॉम द सेम सोर्स विदाउट कंपटीशन एंड इंक्लूड इन्हांसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये बड़ी एक सादा सी लगती है टर्म, लेकिन इसके एक बड़े ख़ास मीनिंग है। मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड, थोड़ा सा माइंड आप समझें, माइंड में ये चीज़ बिठानी है। लेट्स सपोज एक फिनेंशियल ईयर शुरू हुआ। फिनेंशियल ईयर आपको बता दूं कि जुलाई से स्टार्ट होता है, जून तक ख़त्म होता है। इस फिनेंशियल ईयर में आपको चाहिए था एक ये कह लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर आपको चाहिए था, डॉलेंस का चाहिए था, 12 क्यूबिक फीट का चाहिए था। आपने क्या किया, आपने इन्विटेशन सप्लायर को भेजी, उन्होंने बिड्स दी और हर एक की बिड्स आपने ओपन की। तो सबसे जो लोएस्ट था 20,000 का था। तो जो 20,000 का सबसे लोएस्ट था, किसी की 22 थी, 25 थी, 28,000 की प्राइस उन्होंने ऑफ़र की थी। लेकिन आपने देखा जो सबसे कम है वो 20,000। आपने क्या कहा 20,000 वाले को कि आप हमें दे दें, आपने उसको परचेज़ ऑर्डर दे दिया। उस परचेज़ ऑर्डर पे उसने वो चीज़ डिलीवर कर दी। अब हो सकता है कि उस सप्लायर ने होल सेल पे लिया हो तो वो 20,000 का सेल कर सकता हो। तो आपने क्या करना है, अब 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, आपको दोबारा फिर एक और रेफ्रिजरेटर सेम डॉलेंस का 12 क्यूबिक फीट का ख़रीदना पड़ गया। आपने फिर क्या करना है, आपने दोबारा इन्विटेशन सप्लायर को नहीं भेजनी, बल्कि लास्ट टाइम उसी फिनेंशियल ईयर में जिसको आपने ऑर्डर दिया था उसको दोबारा ऑर्डर भेज देंगे कि रेफरेंस देंगे कि ये आपने प्राइस कोट की थी, हमें एक और रेफ्रिजरेटर दे दे। 2-3 महीने और गुजरते हैं, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है 2 की, 3 की, जितने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप फिर ऑर्डर कर देते हैं। तो ये कहता है कि जब आपने एक दफ़ा बिडिंग करवा ली और दोबारा उसी फिनेंशियल ईयर में आपको वही चीज़ चाहिए, तो आपको बिडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा सप्लायर से दोबारा बिड लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो लास्ट टाइम जिसने विन किया था, जिसको आपने ऑर्डर दिया था, उसी से आप लेके इस्तेमाल करेंगे। तो और ये रूल इसको अलाउ करता है। तो इसको ये कहते हैं कि रिपीट ऑर्डर, यानी कि पहले आपने ऑर्डर दिया था, दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपने रिपीट ऑर्डर दे दिया, यानी कि दोबारा वही ऑर्डर दे दिया। तो इसका मीनिंग है रिपीट ऑर्डर। आगे आता है जी सप्लायर। तो जो हमने पहले कहा सप्लायर, कंट्रैक्टर और बिडर, ये सारे एक ही मीनिंग है। मीन ए पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक्स टू सप्लाई गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स। तो वही बात है। आगे आता है जी वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू क्या होता है, कहते हैं आपको मैं ओवरऑल कहूँ कि अगर 3-4 दोस्त बैठे हैं, एक को आप बिल्कुल पूछते नहीं हैं, गपशप लगा रहे हैं, तो
वो आपसे कहता है कि यार तुम्हारी तो, एक कहता है कि यार मैं दिल में सोचता है कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं कैसा हूँ, किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो घर में भी ऐसे हो सकता है, लेट्स सपोज 4-5 बंदे गपशप लगा रहे हैं, एक बंदा साइड पे बैठा है, तो उससे कभी कोई मशवरा लेना ज़रूरी नहीं समझते, ये बात करना कोई ज़रूरी नहीं समझता, तो उसका क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू नहीं, वैल्यू का मतलब कदर। तो वैल्यू फॉर मनी, पैसे की तो कदर होती है, लेकिन किसकी कितनी कदर होती है। लेट्स सपोज अगर घर में एक सरबराह है, वालिद है आपका, जो है वो हेड कर रहा है, या आपका बड़ा भाई हेड कर रहा है, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, यानी कि वो जो भी डिसीजन होता है वही करता है। घर में किसी छोटे ने कोई फैसला करना है तो वो बड़े जो भी घर में होते हैं, बड़ा उनमें से भाई हो सकता है, या बाप जो है, या वालदा जो हो सकती हैं, तो वो उनसे मशवरा करता है। जो बार बार जिस चीज़ को पूछा जाए, जिसकी जितनी ज़्यादा अहमियत है, उसको क्या कहते हैं, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो इसी तरह कहते हैं पैसे की भी वैल्यू होती है, लेकिन किसकी कितनी वैल्यू। इंसान की भी वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको कहा सबसे छोटे की कम होती है, उससे बड़ा बड़ा, और जो ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा फैसले अच्छे लेता है तो उसकी ज़्यादा कदर होती है। तो सेम ऐसे है कि जो पैसा होता है उसकी कदर तो ज़रूर होती है, लेकिन कितनी कदर होती है। एक बंदे के पास 1000 रुपया है, वो जाता है तो वो 1000 की सब्ज़ी खरीद के लेके आ जाता है, आलू टमाटर खरीद के आ जाता है। एक बंदा जाता है वो उसी 1000 में अच्छी जगह से अच्छी चीज़ खरीद के आता है, वही चीज़ खरीद के आता है। एक बंदा होता है उससे भी जाके उसी 1000 में ज़्यादा चीज़ खरीद के आ जाता है। तो कौन से 1000 की ज़्यादा वैल्यू हुई कि एक ने तो नॉर्मल चीज़ें खरीद के लेके आ गया, एक ने उससे अच्छी चीज़ें उसी 1000 में खरीदी, एक ने उससे भी अच्छी चीज़ें, तो जो सबसे अच्छी चीज़ें उसी 1000 में लेके आएगा, तो उस 1000 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यही मकसद है यहाँ पे कि जो आप पैसा लगाएं, गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसा इस्तेमाल करें, उसके बदले में जो चीज़ परचेज़ करें, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ लेनी चाहिए, ताकि पैसे का सही अच्छा मसरफ़ हो सके। यहाँ पे पढ़ते हैं मीन्स बेस्ट रिटर्न फॉर ईच रुपी, यानी कि जो भी आप रुपया खर्च करें उसके बदले में अच्छी चीज़ मिले। इन टर्म ऑफ क्वालिटी, टाइमलीनेस, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, चीज़ भी टाइम पे मिलनी चाहिए, रिलायबल भी हो, आफ्टर सेल सर्विस भी उसकी मिलती हो, अपग्रेड एबिलिटी भी हो, यानी कि वो दोबारा से अच्छी अपग्रेडेशन भी उसकी हो सकती हो, उसकी प्राइस भी अच्छी हो, उसका जो आप सोर्स और सप्लायर है वो भी अच्छा होना चाहिए, एंड द कम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ कॉस्ट एंड क्वालिटी टू मीट प्रोक्योरिंग एजेंसीज रिक्वायरमेंट। और उसमें इतनी खसूसियात होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को ख़रीद रही है, उसकी वो जिस ज़रूरत के लिए वो ख़रीद रही है वो ज़रूरत भी पूरी होनी चाहिए, तब उस पैसे जो आप लगाते हैं उसका मकसद पूरा होता है। यानी कि जो आप पैसा लगा रहे हैं उसका सही जगह पे इस्तेमाल करें और उसका मकसद पूरा होना चाहिए, बगैर मकसद के पैसा ना लगाएं। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी का ये मतलब है। यहाँ पे लिखा है द एक्सप्रेशन यूज्ड, यानी कि जो चीज़ें एक्सप्रेशंस मीन के टर्मिनोलॉजी टर्म्स वगैरह जो यूज़ हुई हैं बट नॉट डिफाइंड, यानी कि हमने तो कुछ लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ी हैं, लेकिन कोई ऐसे अल्फाज या टर्मिनोलॉजी आगे आ सकती है जिसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। कहता है क्या, इन दीज रूल शेल हैव द सेम मीनिंग्स एज आर असाइन टू दैम इन ऑर्डिनेंस, के ऑर्डिनेंस में जो मीनिंग उनके हैं वही असाइन आपने करने, भले यहाँ पे हमने उसको डिफाइन नहीं भी किया। यहाँ पे तो अब आपने याद रखना है, सेक्शन 1 है उसकी कमेंसमेंट थी और उसके शॉर्ट टाइटल के बारे में था, सेक्शन 1। सेक्शन 2 डेफिनेशन के मुतालिक है, और सेक्शन 3 आपने याद रखना है कि स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, कि इसका जो पेपरा रूल्स हैं इनके स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दीज रूल शैल अप्लाई टू ऑल प्रोक्योरमेंट मेड बाई ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वेदर विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में हो या बाहर कहीं पे, जैसे एम्बेसीज वगैरह होती हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही होती हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती, तो उन्होंने सारे का सारा इसी रूल को फॉलो करना होता है जब वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हो। तो ये स्कोप क्या हुआ इसका, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे नहीं है, बाहर किसी मुल्क में सेटअप उनका बना हुआ है, तो वो भी इन्हीं रूल को फॉलो करेंगी। सेक्शन 4 है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट, तो सेक्शन 4 अब 3 था स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, ये याद रखने वाली बात है, ऐसा ऐसा इसको याद रखने की कोशिश करना, हो जाएंगे याद, इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद भी होना चाहिए, याद भी हो जाएगा। वंस सेकंड और थर्ड रिवीजन में जब हम जाएंगे टेस्ट लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी। इस तरह के मैं क्वेश्चन टिपिकली बनाऊंगा कि आपको ऑटोमेटिकली एक दफ़ा अगर फंस गया, कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं, दूसरी दफ़ा आप टेस्ट देंगे, तीसरी दफ़ा टेस्ट देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, कहता है जी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, के प्रोक्योरमेंट जब आप करते हैं तो उसके प्रिंसिपल क्या हैं, उसूल क्या हैं।
Procuring agencies, while engaging in procurement, shall ensure that the procurements are conducted in fair and transparent manner. The object of the procurement brings value for money to the agency and the procurement process is efficient and economical. वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ये कोई चीज़ ख़रीद रही है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो तरीक़ाकार उसने अपनाया हुआ है, जिस तरीके पे अमल कर रही है, वो ट्रांसपेरेंट हो और प्रोक्योरमेंट जो करते हैं, परचेज जो करते हैं, वो एफिशिएंट यानी कि तेज़ सिस्टम भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल उसमें बचत भी होना चाहिए। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं आपने खरीदी बल्कि अच्छी चीज़ें कम कीमत पे ख़रीदनी है, तो आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या जो प्रोसेस है, अच्छी चीज़ इन टाइम और अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर से बगैर किसी को करप्शन का मौका दिए सप्लायर और ऑफिशियल्स को, तो इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी कि चीज़ को ख़रीदने का असूल। असूल क्या होता है, तरीक़ाकार अच्छा होना चाहिए, मकसद ये है। सेक्शन 5 है इंटरनेशनल एंड इंटर कमिटमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, के इंटरनेशनली या इंटर गवर्नमेंटल कमिटमेंट्स क्या होती हैं फेडरल गवर्नमेंट की। व्हेन एवर दीज रूल्स आर in conflict with the obligation of commitment of the federal government arising out of an international treaty or an agreement with the state or states or any international financial institution, the provision of such international treaty or agreement shall prevail to the extent of such conflict। अब ये कहता है यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है, लेट्स सपोज एक तो आपके हैं रूल्स, पेपरा रूल्स जिनको आपने फॉलो करना होता है। लेट्स सपोज आप कुछ अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ कोई ऐसा मुआहदा कर लेते हैं और जो उनके साथ आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुआहदा करती है कि हम ये चीज़ आपसे फ्यूल ख़रीदेंगे, ये जो, और वो फ्यूल ख़रीदने का जो तरीक़ाकार है वो जो गवर्नमेंट डिफ़ाइन करती है, वो तरीक़ाकार इन रूल से कन्फ्लिक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों में तज़ाद है। जब दोनों में तज़ाद होगा तो आपने पेपरा रूल्स को साइड पे कर देना है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मुआहदा हुआ होता है, ट्रीटी का मतलब मुआहदा, जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ होता है, उसकी जो शिकें हैं, उसके जो सेक्शन हैं, उसको आपने फॉलो करना है। तो यानी कि ये फिर सब्सिक्वेंट हो जाता है, ये सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी कौन सा हो जाता है, जो ट्रीटी होता है। ट्रीटी मीन कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मुआहदा होता है। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, जब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इदारे भी हैं और फेडरल गवर्नमेंट के कुछ इदारे बाहर भी हैं, एम्बेसीज वगैरह, तो लैंग्वेज का मामला जो है वो कैसे सेटल होगा, ये यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑल कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल आइदर बी इन उर्दू और इंग्लिश और बोथ। उर्दू या इंग्लिश दोनों में, किसी में भी हो सकती है या दोनों में भी ये प्रोसेस हो सकता है। Except where a procuring agency is situated outside the territories of Pakistan and procurements are to be made locally, the procuring agency may use the local language in addition to Urdu और English। यानी कि जब आपका कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इदारा जो मुल्क से बाहर किसी ऐसी जगह पे है कि आप उर्दू में, इंग्लिश में पब्लिश करेंगे तो आपको इस्तेमाल वो समझेंगे ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं होगा उस चीज़ का, तो फिर आपने क्या करना है, लोकल लैंग्वेज वहाँ की जो फॉरेन जहाँ पे वो होगी, लोकल लैंग्वेज को भी यूज़ करें, साथ में उर्दू या इंग्लिश को भी करें, जो आपकी कम्युनिकेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, दोनों में हो। सब सेक्शन 2 में कहता है, वेयर द यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज इज़ फाउंड इसेंशियल, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन शैल बी इन उर्दू और इंग्लिश विच शैल बी रिटेन्ड ऑन रिकॉर्ड फॉर ऑल अदर पर्पजेज, देयर ट्रांसलेशन इन लोकल लैंग्वेज शैल बी यूज प्रोवाइडेड दैट सच यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इंश्योर मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द प्रोक्योरमेंट। वो कहता है कि जी आपने कहीं किसी और जगह पे ऑपरेट हो रहे हैं, किसी मुल्क से बाहर, तो फिर आपने जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो इंग्लिश या उर्दू में होंगे मेंटेन, लेकिन आप उनको ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेज में करेंगे और उस लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का आपको फ़ायदा भी होना चाहिए ताकि लोग समझ के उस पर अमल करें, तो वो जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उससे फ़ायदा भी होता है। सब सेक्शन 3 में है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट रेफरेंस शैल बी मेड टू दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन रिटेन्ड ऑन द रिकॉर्ड। कहता है यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि अगर उन दोनों में डिस्प्यूट हो जाए, लोकल लैंग्वेज और जो आपने इंग्लिश या उर्दू यूज़ किया है, तो फिर जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या उर्दू में आपने रिटेन किए होंगे उनसे रेफरेंस लिया जाएगा कि आपने उनको स्पिरिट में, रियल एंड स्पिरिट में आपने फॉलो करना होगा। इंटेग्रिटी पैक्ट, इंटेग्रिटी क्या होता है कि मुखलिसाना इखलास
मतलब आपका जान निसार होना चाहिए, जान निसारी। क्या बनती जान निसारी से, यहाँ पे क्या मतलब है कि जी procurements exceeding the prescribed limit shall be subject to an integrity pact as specified by regulation with the approval of the federal government between the procuring agency and the suppliers और contractors। तो इंटेग्रिटी पैक्ट होना चाहिए, मतलब आपका कि जो आप मुआहदा करते हैं सप्लायर के साथ, गवर्नमेंट करती है या गवर्नमेंट का इदारा करता है, तो उसका जो है उसको मतलब आपका रियल एंड स्पिरिट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई आपने एम्बिग्यूटी नहीं रखनी। और आपने ये नहीं करना कि आपका फ़र्क किया कि कोई चीज़ ख़रीदना चाहते थे, वो आती थी 1,80,000 की और 1,00,000 पे आपको ओपन बिडिंग करवानी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया 90,000 के 2 ऑर्डर कर दिए ताकि वो ओपन बिडिंग ना करें बल्कि 1 कोट पे ही आप रिसीव कर लें। तो ये क्या होगा, इंटेग्रिटी पैक्ट के खिलाफ जाएगा। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके लिए प्लान कैसे करेंगे। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग सेक्शन 8 से स्टार्ट हो रही है। विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल डिवाइज ए मैकेनिज्म, यानी कि जो ही ये रूल्स लागू होंगे, यानी कि 2004 में जब ये लागू हुए थे, तो उस वक्त का ये ऑर्डर था कि विद इन ईयर क्या करना है फॉर प्लानिंग। तो जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ खरीदना चाह रही हैं, फॉर प्लानिंग इन डिटेल फॉर ऑल प्रपोज प्रोक्योरमेंट विद the objective of realistically determining the requirements of the procuring agency within its available resources, delivery time or completion dates and benefits that are likely to accrue to the procuring agency in future। तो वो कहते हैं कि जो ही ये रूल लागू होंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है तो उनको अपने तरीक़ाकार, अपने प्लानिंग, अपना सारा प्रोसीजर 1 साल के अंदर ठीक कर लेने चाहिए ताकि वो इन रूल्स को रियली फॉलो कर सकें। लिमिटेशन ऑन स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग ऑफ प्रपोज प्रोक्योरमेंट, तो इसका मतलब ये बनता है, लेकिन हम पढ़ भी लेंगे, मैं आपको बता भी देता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपने कोई आइटम ख़रीदना है, कोई चीज़ें ख़रीदनी है, लेकिन उनकी टोटल कास्ट बन रही है 1,80,000 और 1 लाख से जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपने 3 कोटें लेनी होती हैं, 3 बिड्स लेनी होती है सप्लायर से कम अज़ कम। तो आपको उससे बचने के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए कि उनको स्प्लिट कर दें और 90,000 के 2 आप ऑर्डर बना लें, तो इस चीज़ को आपने नहीं करना। इसका ज़रा वर्डिंग पढ़ लेते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एंड सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन मेड बाय द अथॉरिटी with the prior approval of the federal government, a procuring agency shall announce in an appropriate manner all proposed procurements for each financial year and shall proceed accordingly without any splitting or regrouping of the procurement so planned. The annual requirements thus determined would be advertised in advance on the authority's website as well as on the website of the procuring agency in case of the procuring agency has its own website। यानी कि आपने 1 साल के अंदर जो आप जो कमिटमेंट्स हैं, जो आपके प्लान्स हैं कि हमने ये चीज़ें खरीदनी, गवर्नमेंट को आपने वेल इन टाइम इन्फॉर्म करना होगा और जो आपके फिर वो प्रोक्योरमेंट है आप उस हिसाब से लेके चलेंगे और आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट पेपरा के वेबसाइट पे भी देनी है और जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए उसने अपनी वेबसाइट पे भी देनी है अगर उसकी अपनी वेबसाइट है तो, और स्प्लिटिंग नहीं करनी। स्पेसिफिकेशन मीन कि आपने अगर कोई मशीनरी लेनी है, कोई रोड बनवाना है या कोई रेल की पटड़ी वगैरह बनवानी है तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी लेंथ होगी, उसके कितने कोई चीज़ यूज़ करेंगे, या रेफ्रिजरेटर ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी उसकी स्पेसिफिकेशन 12 क्यूबिक फुट होना चाहिए, 14 होना चाहिए और कंपनी उसकी कौन सी होनी चाहिए, ये सारी की सारी उसकी जो एक चीज़ के बारे में सारी अहम मालूमात हम देते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन शैल अलाउ दी वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन, यानी कि आपने स्पेसिफिकेशन इस हिसाब से देनी है कि जो सप्लायर हैं वो खुल के उसमें हिस्सा लें, बहुत सारे हिस्सा लें, बजाय इसके कि 1-2 हिस्सा लें और बाकी ना लें। तो आपने इस तरह की स्पेसिफिकेशन देनी है ताकि क्लियरली चीज़ अंडरस्टैंड करके कॉमनली जो भी सप्लायर जिसके पास वो चीज़ पड़ी है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। आगे कहता है एंड शैल नॉट फेवर एनी सिंगल कंट्रैक्टर और सप्लायर नॉट पुट अदर एट डिसएडवांटेज। यहाँ तक मैं समझाता हूँ कि आपने कोई स्पेसिफिकेशन में ऐसी चीज़ नहीं लिखनी कि वो एक सप्लायर के पास हो बाकी के पास ना हो। मतलब आप वो ये कहें कि एक ऐसा रेफ्रिजरेटर चाहिए जिसका उसके फ्रंट पे एक जो है ब्लैक पट्टी भी हो सकता है कि किसी के पास वो पट्टी ना हो और
अमूमी तौर पर ये इस तरह का मॉडल ना चलता हो कि आपने ऐसी शर्त कोई नहीं लिखनी जिसका कोई फ़ायदा भी ना होता हो और आप किसी एक ख़ास सप्लायर को फेवर करने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। यहाँ पे आगे बढ़ते स्पेसिफिकेशन शेल बी जेनरिक, यानी कि जनरल किस्म की होनी चाहिए, एंड शेल नॉट इंक्लूड रेफरेंसेज टू ब्रांड नेम। ब्रांड नेम नहीं आपने देना, मॉडल का नंबर नहीं देना, कैटलॉग का नंबर नहीं देना, या कोई इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं देनी जो किसी एक खास सप्लायर की तरफ जाने की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा हो। However, if the procuring agency is convinced that the use of or reference to a brand name or a catalog number is essential to complete an otherwise incomplete specification, such use of reference shall be qualified with the words or equivalent। यानी कि अगर आप कोई इस तरह की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आप ना देंगे तो आपके पास कोई गलत चीज़ आ सकती है, तो वो ठीक चीज़ परचेज़ करने के लिए जो आप रेफरेंस देते हैं, तो रेफरेंस के एंड पे आपने लिखना है कि ये चीज़ हो या इसके इक्विवेलेंट हो। आगे इसकी थोड़ी सी उसने डिटेल बताई है, उसकी क्लैरिटी बताई है। प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू द प्रोक्योरमेंट मेड बाय पब्लिक सेक्टर कमर्शियल कंसर्न ऑन द डिमांड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट स्पेसिफाइंग इन राइटिंग ए पर्टिकुलर ब्रांड मॉडल और क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी और अदर ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब अगर आप किसी कमर्शियल सप्लायर से ऑर्डर पे वो कोई चीज़ बनवाते हैं तो आप वो रेफरेंस दे सकते हैं कि ये चीज़ है। अगर आपने मार्केट में, ओपन मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती और स्पेशली आप किसी को रेफ़र करते हैं तो फिर आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने चीज़ मेंशन नहीं करनी। अप्रूवल मैकेनिज़्म कि ये जो आपके पास चीज़ आपने परचेज़ करनी है, इसका अप्रूवल का क्या तरीकाकार होगा कि कौन अप्रूव करेगा कि ये चीज़ आप परचेज़ कर लें। प्रोक्योर ये इसकी अथॉरिटी किसके पास होगी। ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल प्रोवाइड clear authorization and delegation of powers for different categories of procurement and shall only initiate procurement once approval of the competent authorities concerned has been accorded। तो वो कहता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेट्स सपोज है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के हिरार्की में लिखा होगा फाइनेंशियली कि लेट्स सपोज के ग्रेड 17 का एक ऑफिसर है तो वो 1000, 2000, 3000 कितने तक की चीज़ की अथॉरिटी दे सकता है। ग्रेड 18 का है तो 10,000, 20,000 कितने तक की अथॉरिटी दे सकता है। ग्रेड 19 का है 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 कितने की दे सकता है। ग्रेड 20 का है 1 लाख तक। ग्रेड 21 का है तो 25 लाख तक। तो जितनी भी है वो एक क्लियर मैकेनिज़्म हो, वो जो मैकेनिज़्म दिया गया होगा। तो लेट्स सपोज आप एक चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और वो 30,000 की, तो आपने देखना है कि उसकी अथॉरिटी कौन सी है। ग्रेड 18 का अफसर, 19 का डायरेक्टर, या जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो जब अप्रूवल उसकी चीज़ की देगा तो आपने सप्लायर को इन्विटेशन भेजनी है कि हम ये चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और इसके हमें अप्रूवल मिली हुई है और आप हमें चीज़ ये ऑफ़र करें तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये अप्रूवल मैकेनिज़्म है कि जो चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं उसकी अथॉरिटी कौन देगा कि हाँ जाएँ परचेज़ कर लें, इस प्रोसेस को आगे जाने दें। तो यहाँ पे आज का लेसन ख़त्म करते हैं। आई थिंक कि आप लोग भी थक चुके होंगे, मैं तो थक चुका हूँ। काफ़ी बोरिंग चीज़ें आई पड़ी हैं, डेफिनेशन वगैरह याद रखने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। इनको ज़रा सुनने के बाद मैं आपको नोट्स भी ये जो हमने पढ़े हैं ये भी डे बाय डे मैं आपको शेयर करता रहूँगा। मेरा एक ग्रुप है और व्हाट्सएप में हो सकता है मैं शेयर कर दूँ, वरना फेसबुक पे भी एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर शेयर कर दिया करूँगा। तो ये आपने इनको फिर अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।